अब बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। रजिस्टर्स जो होते हैं उनको अगर कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? तो कितने तरह से कंबाइन कर सकते हैं? 5-6 तरीके बताए थे। हाँ प्रिंस, कितने तरीके बताए थे? 2। वेरी गुड। अब आस्था बताएगी कौन कौन से 2 तरीके। उड़ गया ना, भूला। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर देखे हो तुम लोग? हाँ, कौन नहीं देखा है? रजिस्टर्स, रजिस्टर कौन सा रजिस्टर का? यहाँ रजिस्टर्स का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। तो कौन से 2 तरीके थे आस्था? गुड। एक सीरीज में था, एक पैरेलल में था। हमें बस फॉर्मूला जानना है, प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ तो कर चुके हैं। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? फॉर्मूला जानना। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता था? आर इक्विवेलेंट। अगर मान लो 2 हैं तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। और पैरेलल का क्या हो जाएगा? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अच्छा, सीरीज में क्या चीज़ सेम होती थी? करंट की पोटेंशियल। अच्छा चलो प्रियंका तुम बताओ। तुम बताओ चलो, सीरीज में क्या सेम होता है? करंट की पोटेंशियल। ऐसे? हाँ क्या? अच्छा तुम बताओ। सब पिटाओगे आज, वीडियो बना रहे हैं ना तो ये निकाल के वहाँ तक जा नहीं सकते हैं। तुम बताओ। सबका हिसाब दिमाग में है अभी। तुम बता दो अमन। चलो करंट होता है सेम की पोटेंशियल? पोटेंशियल डिफरेंस क्या सेम होता है? हाँ सीरीज में, सीरीज में क्या सेम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। गुड। तुम बताओ। हाँ करंट। हाँ करंट बोला वो भी। तुम कहाँ बोल रहे हो? वकील हो उसके, वो बोलेगा ना तेज से। तुम बताओ बाबू, तुमको ही बाबू बोलो। गुड गधों। सीरीज में करंट सेम होगा, यानी I सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा V1 एंड V2। और पैरेलल में जब फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे तो जो अलग होता था उसी को पकड़ लेते थे कि नहीं? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तुरंत ओम्स लॉ लगा के उसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन उस पर नहीं जाना है अभी। पैरेलल में क्या सेम होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट क्या होगा? सेम होगा। अब भूलना नहीं। और करंट क्या होगा? अलग अलग। यहाँ I1 और I2 होगा अगर मान लो 2 रजिस्टर लगे हुए हैं। ये फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा। 2 रजिस्टर दे देगा या कुछ भी पूछेगा तो इस फॉर्मूले की मदद से पहले मान लो टोटल करंट पूछ रहा है तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल दो, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, टोटल करंट निकल जाएगा। नहीं तो अलग अलग निकाल के जोड़ दो। लेकिन उतना दिमाग क्यों लगाना? टोटल रेजिस्टेंस निकालिए, टोटल पोटेंशियल पता है तो क्या निकल जाएगा? टोटल करंट। अब कैसे सीरीज पैरेलल होता है डायग्राम पता है ना? कि कब रहेगा तो सीरीज बोल देंगे, कब रहेगा तो पैरेलल बोल देंगे। कैसा रहेगा तो देख लो। सीरीज कनेक्शन कैसा रहेगा? मान लो 2 रेजिस्टेंस है R1 और R2, तो ऐसे सिंपल सीधा जुड़ा रहेगा तो क्या बोलेंगे? बताओ प्रिंस, किधर प्लस रहेगा किधर माइनस रहेगा? हाँ लेफ्ट साइड प्लस रहेगा। किधर भी रह सकता है इसमें। बैटरी किधर से, यहाँ जरूरी नहीं है। कोई बात तो सही में नहीं है। ठीक, ये क्या है? कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन है। यहाँ स्विच एक जोड़ दो। एक सर्किट में हर चीज रहता है, स्विच रहेगा, एमीटर रहेगा, अगर सबका वो नापना है वोल्टेज तो वोल्टमीटर लगा देंगे। लेकिन पैरेलल कब रहेगा? जब एक सिधाई बना रहे तो पैरेलल रहेगा। ये तीनों क्या है? पैरेलल है। तो ऐसे ही ये सिंपल सा है। ये तो तुम लोग देख के पहचान जाओ। क्या इतना भयंकर नहीं आएगा। पढ़ी थी अंजलि खूब भयंकर आया था यूपी बोर्ड से भी आसान, सीधा सीरीज में जोड़ा हुआ है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हो गया। अब बात आती है डोमेस्टिक सर्किट की। तो दिमाग में रहना चाहिए कि डोमेस्टिक सर्किट सीरीज होता है कि पैरेलल होता है। सीरीज कनेक्शन करते हैं कि पैरेलल कनेक्शन करते हैं? पैरेलल करते हैं। क्यों करते हैं भाई?
क्योंकि एक खराब हो तो सब ना हो जाए। सीरीज का एक एग्जांपल दे दीजिए, कहाँ करते हैं? दिवाली दिवाली वाली लाइट्स में सारे भगभुक भगभुक जो जलता है वो क्या होता है? सब सीरीज में रहता है, ठीक है। तो बस डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा रहता है? पैरेलल रहता है, ठीक। पैरेलल नहीं रहेगा तो अगर पंखा बंद करोगे तो सब बंद हो जाएगा, सीरीज में रहेगा तो, ठीक। अब बात आ जाती है इलेक्ट्रिक पावर की। पावर क्या होता है जी? पावर कभी भी पूछेगा तो उसका डिफिनेशन एक ही होगा, चाहे इलेक्ट्रिक पूछे चाहे कोई पूछे, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर किसी काम को करने की क्षमता तुम्हारी ज़्यादा है तो तुम्हारी पावर ज़्यादा है, किसी काम को करने की क्षमता तुम्हारी कम है तो तुम्हारा पावर कम है, ठीक है। तो पावर क्या हो जाएगा? अगर मान लो इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो इलेक्ट्रिक पावर, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क ही होता है वर्क जितना किए जितने टाइम में किए, रेट बोल देंगे तो अपॉन टाइम, ठीक। तो वर्क डन अपॉन टाइम ही क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पावर, ठीक। अब इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या हो जाती है? वर्क डन की यूनिट क्या होगी? काम किए तो जूल, एनर्जी खर्च हुई जूल, और टाइम की तो पावर क्या हो गया? जूल पर सेकेंड। इसी को क्या कहते हैं? वॉट। वॉट समझ में आया? वॉट इज जूल पर सेकेंड, ठीक। वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर? हाँ, वट है, वाट है, हाँ? ठीक। पावर के कितने फॉर्मूले हैं? तीनों दिमाग में रखना। हाँ, बहुत सही। तो क्या उस पे तुम लोग एकदम शहंशाह बनने की कोशिश कर रहे हो? आराम से बैठो ना। तो क्या हो गया? रिकॉर्ड हो रहा है तो मेरा है, मैं कहीं से ट्रिम कर दूंगा। पावर का 3 फॉर्मूला, कौन कौन सा पूछा था ना? कौन सा फॉर्मूला पावर का नहीं होगा? चारों देखे। P = VI होता है। बता दो प्रिंस, तुम बता दो। I × V × R, I² RT। वाह, इसी में हीटिंग इफेक्ट भी आ रहा है। I² R। तीसरा क्या होता है? V²/R। तो ये तीनों कंठस्थ कर लीजिएगा दिमाग में, कंठ में अपने स्थित कर लीजिएगा, ठीक है। अब वॉट है, अब किलोवाट की बात कर देता। 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। किलोवाट, 1 किलोवाट की बात करें तो कितना वाट होगा? 1000 वाट। 36 क्या भाई? 1 किलोवाट में कितना वाट? 1000 वाट। बात आई समझ में? ठीक है, चलो इतना नोट कर लो, थोड़ा इंक डाल लो। हाँ, जाओ पानी लेते आओ। कैमरामैन रहने दो, हो गया पानी वानी। चलो, तो 1 किलोवाट आवर में कितना वाट? 1000 वाट, ठीक। अब इसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब एनर्जी बताओ क्या होगा? किसी काम को कर रहे हो तो जितना काम होगा उतनी एनर्जी लगेगी ना। यानी ज़्यादा काम किए तो तुम्हारी एनर्जी क्या हुई? ज़्यादा खर्च हुई। कम काम किए, एनर्जी कम खर्च हुई, ठीक। तो एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा? वर्कडन के। यानी जो वर्कडन हो रहा है वही क्या है? एनर्जी है। वर्कडन = इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो वर्कडन हो रहा है इलेक्ट्रिकल वर्कडन, ठीक। तो अगर हम W की जगह E लिख दे तो कोई दिक्कत? W की जगह क्या लिख दें? E। यहाँ पावर था ही, E/T। तो एनर्जी क्या हो जाएगा? P × T। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो गया? P × T। अब यहाँ ये ध्यान देना कि जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होगे तो अभी कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताएंगे। हाँ, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक, हाँ, ठीक। तो यूनिट रहेगी उसकी किलोवाट आवर, ठीक। किलोवाट आवर रहेगी। यानी पावर किस में रखा है? किलोवाट में। और टाइम किस में रखा है? आवर में। अगर पावर तुम वॉट में रख दिए और टाइम तुम सेकंड में रख दिए तो एनर्जी किस में आ जाएगी? जूल में आ जाएगी। पर सेकंड नहीं, एनर्जी जूल में आ जाएगी।
हाँ जूल, एनर्जी का यूनिट जूल। लेकिन अगर तुम किलोवाट में रख दिए और आवर में रख दिए तो ये कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता ही है, तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक किलोवाट आवर, इसी को क्या बोलते हैं, एक यूनिट। यानी जो तुम्हारा मीटर चलता है वो एक यूनिट कब चलेगा, जब कोई 1000 वाट की चीज 1 घंटे तक चलेगी तो क्या हो गया, 1 यूनिट चल गया। जैसे मान लो ये एक बल्ब है, ठीक, ये बल्ब कितने वाट का है, 100 वाट का, तो इसको 1 यूनिट खर्च होने के लिए कितने देर चलाना पड़ेगा और कितने बल्ब जलाना पड़ेगा। मान लो 10 बल्ब जलाए तो 1000 वाट चलने लगा, और कितने देर तक चलाओगे, 1 घंटा तक, ठीक, 1 आवर तक। लेकिन बस इसी को चलाना रहे तब, एक ही बल्ब जलाना रहे तब 10 घंटा चला देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट खर्च हो जाएगा। तो बात समझ में आएगी किलोवाट आवर होता क्या है, ठीक। अब देखो, अब किलोवाट आवर को जूल सेकंड में रिलेशन पता होना चाहिए, सीधे पूछ देगा कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 4 ऑप्शन दे देगा, उसी में पॉइंट इधर उधर कर देगा, परेशान हो जाओगे तुम लोग। जो पढ़ोगे वो भी नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में, तो वहां क्या काम आएगा कि उसको चेंज करके देख लें, जैसे अभी बता रहे हैं। अब देखो 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है, 1000 वाट फॉर 1 आवर, यही मतलब है कि नहीं। 1 किलोवाट का अभी तो तुमने देखा कि 1000 वाट की चीज 1 घंटे तक चलाएंगे तो 1 किलोवाट आवर हो गया। अब ये वाट क्या था, थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताए थे, वाट 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। तो वाट की जगह हम 1 जूल पर सेकंड लिख दें, वाट की जगह क्या लिख दें, ठीक, फॉर 1 आवर। तो 1 आवर को भी हम सेकंड में बदल लें तो क्या हो जाएगा, 60 इंटू 60, 60 सेकेंड, 60 इंटू 60 सेकेंड, और इधर क्या हुआ 1 किलोवाट आवर, ठीक। अब यहाँ सेकेंड से क्या होगा, सेकेंड कट जाएगा, और 6 गुणे 6 36, और कितना जीरो, 3 2 5। अभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बदले हैं, सेकेंड हट गया तो यहाँ लिखेंगे क्या, सेकेंड जूल लिखेंगे बस। तो 1 किलोवाट आवर आ गया, लेकिन चीज़ें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी होती हैं तो अच्छी लगती हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे कैसे, अगर ये मान लो 36 है तो इसका पॉइंट है कहाँ, ये बताओ, अभी 6 के बाद है, ये इसका पॉइंट है, इसको कहाँ लाना है, यहाँ पे। तो ये बताओ 36 से चेंज करेंगे इसको 3.6, तो बढ़ गया कि घट गया, घट गया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अब पूछेगा कि 1 किलोवाट आवर को कितना जूल होता है, और ये चारों में नहीं रहेगा, ये चारों ऑप्शन में नहीं रहेगा। कैसे रहेगा, ये यही चीज है कि नहीं, तो ये तुम लोग को वहां अपने, अब कॉन्सेप्ट तो क्लियर है लेकिन धैर्य नहीं है अंदर, क्वेश्चन में गलत हो गया, है ही नहीं ऑप्शन में, तो वहां थोड़ा धैर्य से दिमाग लगा लेना कि ये 3.6 इंटू 10⁶ ही लिखा हुआ है, 3600 इंटू 10⁻³ है। अब किलो जूल में भी दे सकता है, जिसमें मन करे उसमें देगा, तो तुम लोग को बस वहां दिमाग लगाना रहेगा। किलो जूल में देगा तो यानी 1000 से डिवाइड किया हुआ है, 0.036 दे देगा, किलो जूल में लिख देगा। तो इस बात का ध्यान रखना बस। अब हम नहीं जानते क्या देगा, नहीं तो एक एक चीज बता देते, बहुत ज़्यादा चीज़ बन जाएगा, इसमें बहुत कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो कॉन्सेप्ट सीख लो, सारा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब एक ये भी टॉपिक है कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, जो हम घर में बिजली यूज कर रहे हैं उसका कॉस्ट कैसे निकाला जाए। तो कॉस्ट किस पे निकाला जाता है, किलो, अरे देखो किलोवाट आवर पे ही तो कॉस्ट निकाला जाता है। तो अगर हम पता कर लें कि कितना यूनिट चला है हमारे घर में बिजली और 1 यूनिट का दाम कितना है, वो तो दिया रहेगा।
तो निकल जाएगा कि नहीं, कितना चलेगा। ठीक, तो मान लो अगर 1 किलोवाट आवर का दाम दिया है 5 रुपया और तुम्हें कितना चला है तुम्हारे घर में 20 यूनिट चला है। ये यूनिट लिखा हुआ आ सकता है, ये क्या लिखा हुआ आ सकता है, यूनिट। तो कंफ्यूज मत होना, किलोवाट आवर कोई क्या लिखा देगा, यूनिट। तो 20 यूनिट चला है, 5 रुपए के हिसाब से 100 रुपया हुआ, 100 रुपया बिजली का बिल आया। ठीक है, लेकिन ये पहले निकालेंगे कैसे, ये दिया थोड़े रहेगा कि 20, इसको निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने का फॉर्मूला ये यही तो है, ई जो बताए हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, P × T। जितना पावर चला, अब वो तो देगा ही कि बल्ब या फिर जो भी फ्रिज चला चाहे जो भी चला उसका पावर तो देगा ही कि कितने वाट का है, तो उस पावर को पहले चेंज करना किलोवाट में। मान लो कोई फ्रिज है 500 वाट का, P दिया है 500 वाट, भीड़ मत जाना रख के, सीधे पहले क्या चेंज करना, किलोवाट में। तो 1000 से किसी को वाट को किलोवाट में चेंज करना है तो डिवाइड करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो यूनिट बड़ी कहाँ हुई, छोटी हो गई। और तो 500/1000 तो कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 गया, अब यहाँ क्या हो जाएगा 0.5 किलोवाट। ठीक, अब यहाँ पे क्या रखेंगे, और जो टाइम है वो किस में रखेंगे, आवर में रखेंगे। ध्यान देना, अगर मिनट में है तो उसको घंटे में चेंज करिए। तो चलो हम मान लिए 1 घंटे के लिए चला, या ऐसे भी दे सकता है हर रोज 1 घंटे के लिए 30 दिन तक। तो कितने घंटे चला, 30 घंटा। तो यहाँ क्या रख देना 30। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, क्या आएगा 15 किलोवाट आवर। यूनिट ध्यान से लिखना, किलोवाट आवर है, जूल मत लिखना यहाँ पे। ठीक, अगर ये क्या लिख दिए भाई, अब किलोवाट आवर है, अगर इसी को जूल में बदलने के लिए दे दिया तो या तो तुम पहले ही वाट और सेकंड में रख के जूल में निकाल लो, या अगर ये वैल्यू आ गई तो जूल में कैसे बदलेंगे, यही चीज ले जाके क्या कर देंगे, गुणा। अगर किलोवाट आवर को जूल में बदलना है तो 3.6 × 10⁶ जूल, यही गुणा कर दोगे, सीधे आंसर किस में आ जाएगा, जूल। बात समझ में आई कि किलोवाट आवर को जूल में कैसे बदलते हैं। नहीं तो सेम आंसर ही आएगा, अगर पावर को वाट में रख दिए, टाइम को सेकंड में रख, तो पैसा वैसा निकाल लोगे ना, कितना बिजली का बिल आएगा, निकाल लोगी ना। ठीक, तुक्का गड़बड़ा जाएगा, सीधे माइनस में आओगे। तुक्का कब मारना, जब तुमको 50 क्वेश्चन से कम आ रहा हो। जब तुम अपने मन से कर लिए और बस 50 ही हो ही रहा है, मार देना 100। ठीक है, नहीं तो ईमानदारी से करना, 50 क्वेश्चन भी बहुत होता है, 200 नंबर। ठीक, अब एक टॉपिक आ जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट के कितने इफेक्ट होते हैं, एक हीटिंग एक मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक इफेक्ट तो सीधे चैप्टर ही है, और हीटिंग इफेक्ट क्या है, यहाँ एक टॉपिक है, मिटा देना, एक ही दिन में खत्म हो गया जी इलेक्ट्रिसिटी। थियरी नहीं ना पढ़नी थी। अब तुम लोग का काम ये है, एग्जाम में कौन बैठेगा, मैं कि तुम लोग बैठोगे, तो मेहनत तुम लोग को करनी है, मुझे नहीं करनी है। तो कम से कम 100 क्वेश्चन MCQ डिप्लोमा लेवल के प्रैक्टिस करके आना कल। ठीक है, 100 क्वेश्चन मिनिमम है, और मैक्सिमम रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम कितना रहेगा, इनफाइनाइट। ठीक, मतलब जितना कर सको उतना कर लेना, कम से कम 100 क्वेश्चन कर लेना। ठीक, चलो चेक नहीं करेंगे, तुमको अनुभव हो जाएगा, जो नहीं आएगा आगे पूछ लेना। पेपर कब है, शायद 16 तारीख को है, लेकिन तो लेकिन उम्मीद ये है कि आगे बढ़ जाएगा शायद, क्योंकि अभी फॉर्म करेक्शन का डेट भी नहीं आया। तो अगर करेक्शन का डेट नहीं दिए तब तो उसी दिन हुआ, अगर दे दिए तो आगे बढ़ाएंगे। इसी महीना में, इसी महीने में। अब देखो क्या बोले हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जो एप्लियंस गर्म हो जाता है चलते चलते, उसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला देख लो, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² RT।
यही बता रहे थे प्रिंस, तुम बहुत पहले ही बता दिए थे, ये अभी आ रहा है। ठीक, आई स्क्वायर आर टी, मतलब कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो गर्म होगा जल्दी। यानी किसी चीज़ का हम रेजिस्टेंस बढ़ा दें तो क्या होगा, जल्दी गर्म हो जाएगा। करंट को बढ़ा दें, करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखना। अगर बोलेगा करंट दुगना कर दिए तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट 4 गुना हो जाएगा। कैसे, अगर वो मान लो पूछ दिया कि अगर हम किसी कंडक्टर में करंट दुगना कर दिए तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे क्या असर पड़ेगा, तो यहाँ रखना पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एच ओल्ड कितना है, आई स्क्वायर आर टी। अब हम देख रहे हैं एच न्यू निकल आएगा, एच न्यू निकल आएगा तो आई की जगह क्या रखना है, बोल रहा है करंट दुगना कर दीजिए तो करंट आप भी दुगना कर दीजिए, 2i का स्क्वायर आर टी। अब ये क्या हो गया, 4i स्क्वायर आर टी। अब ये क्या है, आई स्क्वायर आर टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एच ओल्ड। तो यहाँ लिख दें एच ओल्ड, तो एच ओल्ड के 4 गुना हो गया एच न्यू। तो समझ में आया कि ये कितना गुना हो गया, 4 गुना। तो यहाँ पे लोग गलती कर जाते हैं कि दुगना हो गया तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो दुगना हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली। समझ में आया? ठीक, ऐसे ही उसमें खेला था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में बोल रहा था बस रेडियस बना दिए तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो तुम लोग यहीं से सीख के गए हो। अरे ये क्या है, ए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बोल रहा है रेडियस आधा कर दे या दुगना कर दे, रेडियस दुगना कर देगा तो क्या फर्क पड़ेगा जी, पहले क्या है 1/पाई आर स्क्वायर, फिर बाद में अगर रेडियस दुगना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, 1/पाई 4r स्क्वायर। ठीक, ये r ओल्ड था, ये r न्यू आ गया। अब बताओ 1/पाई आर स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, 1/पाई आर स्क्वायर की जगह r ओल्ड रख सकते हैं। 1/पाई आर स्क्वायर की जगह क्या रख दिए, r ओल्ड, और ये बाई 4 नीचे ही है इस पूरे की जगह। जैसे इसको देख लो, 1/4 था इंटू 1/पाई आर स्क्वायर, यही तो था। अब 1/पाई आर स्क्वायर की जगह हम क्या रख दिए, आर नॉट या आर ओल्ड, तो आर न्यू क्या हो गया, आर ओल्ड बाई 4। यानी जब इसका रेडियस, वो नहीं बोला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या बोला है सीधे, रेडियस को दुगना कर देते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/4। समझ में आया, ये क्वेश्चन था। तो तुम लोग रटा रटाया कॉन्सेप्ट गए थे तो गलत हो गया। अच्छा यही हुआ था, मेरे एग्जाम में हुआ था। ठीक, अब एप्लीकेशंस क्या हैं, फ्यूज वायर किसका एप्लीकेशन है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। तो फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है कि लो होता है, लो होता है। रेजिस्टेंस हाई होता है कि लो होता है, बढ़िया बात है, सही बात है भाई। तुम लोग बताओ, तुम बताओ रेजिस्टेंस हाई होगा कि लो होगा। फ्यूज वायर का तो चलो तुम लोगों ने सही बताया कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, तभी जल्दी से गल जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट लो। हम पूछ रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा कि लो होगा। चलो एक ने बोला लो, और करण तुम बताओ। 2 ही ऑप्शन है, इसीलिए फीस माफ करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं रख रहे हैं यहाँ पे, नहीं तो एक हाई बोल देगा एक लो बोल देगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। बोलो, पता नहीं, चलो ये ऑप्शन ही नहीं है। प्रिंस हाई लो तुक्का मारो, देखें सही होता है कि नहीं, वहाँ भी ऐसे ही होगा। लो, घर में जितना भी एप्लियंस रहता है ना, फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस उससे हाई रखा जाता है। क्यों, ताकि वो जब ज़्यादा तेज लाइट आने पे वो गर्म हो जाए जल्दी से, और गर्म होगा तभी तो मेल्ट होगा। बाकियों से जल्दी अभी यही नहीं गर्म हो रहा है, बाकी पंखा का रेजिस्टेंस उससे ज़्यादा है, वो गर्म होकर जल गया। अब इनको जलाना है ना, तो इसका रेजिस्टेंस क्या रखेंगे हम, हाई रखेंगे। तो रेजिस्टेंस याद रखना क्या रहेगा, हाई। ठीक, और ये जो प्रेस करते हैं उसमें रेजिस्टेंस क्या रहना चाहिए, हाई। ठीक, प्रेस किससे करते हैं, नाइक्रोम बताए थे ना। अच्छा ये बताओ कि जो बल्ब रहता है, ये भी पूछ सकता है कि उसमें कौन सी गैस भरी जाती है और क्यों भरी जाती है। आर्गन होता है या फिर नाइट्रोजन होता है, या दोनों का मिक्सर रह सकता है, आर्गन और नाइट्रोजन। क्यों आर्गन और नाइट्रोजन को ही चुना गया,
नहीं जानते हो? अच्छा, और नहीं भरते तो क्या होता? बहुत बढ़ता है। बल्ब बढ़ता ही नहीं, बढ़ जाता एकदम अच्छे से। वहाँ ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाता, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही तो आग लगती है, तो उसका टंगस्टन वहाँ जो यूज हुआ है उसका रेजिस्टेंस हाई है। अब वो जब उसमें रेजिस्टेंस हाई जाएगा तो गर्म होगा, और ऑक्सीजन रहा तो जल जाएगा। तो ऐसा गैस हमको भरना है जो कि रिएक्टिव ना हो। नोबल गैस भरें कि नहीं, आर्गन, तो वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, इसी वजह से क्या है वो वहाँ पे बल्ब में लगा दिए। ठीक, नाइट्रोजन का मिक्सचर भी लगा सकते हैं। तो इतना था।